अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 94, एक अजनबी से मुलाकात। लैला ने आने वाले शख्स की हेलो की आवाज पर दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक 60-62 साल का आदमी मौजूद था। उसे देखकर लैला को एहसास हुआ कि ये वही आदमी था जो अभी ट्रेन पकड़ने के लिए उसकी खिड़की के सामने से भागते हुए गुजरा था। लैला ने हल्की सी कंफ्यूज स्माइल देते हुए उसके हेलो का जवाब दिया। तब उस शख्स ने अंदर आकर कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और अपना सामान ऊपर रखते हुए वो उसके ठीक सामने बैठ गया। गॉगल से झांकती उसकी आंखें लगातार अपने ऊपर महसूस करके लैला को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लैला ने अजीब से अंदाज में मुंह बनाया और उसे इग्नोर करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन तभी उस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, माई सेल्फ रिटायर्ड मेजर शांतनु। कहकर उसने अपने दूसरे हाथ में थमा अपना आईडी कार्ड लैला की नजरों के सामने किया। उसके इंट्रोडक्शन पर लैला ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में थमे आईडी कार्ड में वो आर्मी की यूनिफॉर्म में था। कार्ड से नजरें उठाकर लैला ने उसके चेहरे की तरफ देखा। फ्रेंच कट दाढ़ी, सिर पर कैप और आंखों पर धूप का चश्मा। कनपट्टियों से झांकते सफेद काले बाल लैला को कुछ पलों के लिए खुद में शर्मिंदा कर गए। हे भगवान, मुझे इनसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। इतने बड़े हैं ये। लेकिन लैला ने उसके बढ़े हुए हाथ की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से बोली, लैला रॉय। मेजर शांतनु ने कुछ झेपते हुए अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे किया और फिर कहा, नाइस नेम। फिर अपने साथ लाए एक ब्रीफकेस में से एक बुक निकालते हुए बोला, तो आपका हसीन साथ हमें कहां तक हासिल होगा। लैला को उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चेहरे पर नागवारी के भाव लाते हुए उसने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे अजनबियों से बात करने का कोई शौक नहीं, इसीलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। लेकिन शांतनु ने उसकी बात का बुरा माने बगैर कहा, कितनी अजीब बात है ना मिस लैला। वो जिनके सरहद पर होने से आप जैसे लोग चैन सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, आप उनके लिए अजनबी लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा तंज था कि लैला वाकई में शर्मिंदा हो गई। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मुझे यूं किसी से ज्यादा फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगता। ओके, आई अंडरस्टैंड। वैसे मिस लैला क्या करती हैं आप? हे भगवान, लगता है ये पकाऊ आदमी रास्ते भर यूं ही सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब करता रहेगा। इससे तो अच्छा होता मैं जूनियर आर्टिस्ट वाली बोगी में ही बैठ जाती। शांतनु ने उसे ऐसे खामोश देखा तो उसके घुटनों पर हाथ रखकर उसे झंझोड़ते हुए कहा, मिस लैला, आप ठीक तो हैं? लैला उसके हाथ लगाने से जैसे एकदम से चौंक गई और अपने पैर पीछे करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, इसीलिए मैं उतनी देर से आपको बर्दाश्त कर रही हूं। वरना क्या कर लेती आप? लैला उसका ऐसा रवैया देखकर चौंक सी गई। उसके लहजे में खुली खुली धमकी सी थी। लैला ने अपनी हिरनी सी आंखें तरेर कर कहा, वरना मैं अभी टीटी को बुलाकर आपकी हरकतों की शिकायत करूंगी। कहकर लैला ने उठकर दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन तभी शांतनु ने अपना पैर बढ़ाकर उसे लड़खड़ाकर गिरने पर मजबूर कर दिया। लैला के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, लेकिन अगले ही पल शांतनु ने बढ़कर उसे थाम लिया। खुद को संभालने की कोशिश में लैला ने उसके बाजुओं को थाम लिया था। वो शांतनु के बेहद करीब आ गई थी। तभी जैसे लैला को कुछ महसूस हुआ। उसने शांतनु के चेहरे को गौर से देखते हुए कुछ पीछे हटते हुए अचानक से कहा, सॉरी, वो मेरा पैर फिसल गया था। लेकिन शांतनु ने उसे छोड़ते हुए कहा, इट्स ओके। लैला ने महसूस किया कि उसे इस तरह थामने के बाद शांतनु भी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। लैला और शांतनु अभी दरवाजे के पास खड़े ही थे कि तभी टीटी ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, टिकट प्लीज। शांतनु ने कुछ घबराए हुए अंदाज में लैला की तरफ देखा। उसे डर था कहीं लैला वाकई में टीटी को उसके बारे में कंप्लेंट न कर दे।
लेकिन लैला के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। वो यस प्लीज कहते हुए अपना पर्स खोलकर उसमें से टिकट निकालने लगी थी। टीटी ने जैसे ही कूपे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो दोनों को यूं खड़े देखकर लैला से पूछा, मिस लैला, एनी प्रॉब्लम? लैला ने एक सख्त नजर शांतनु पर डाली और टीटी को अपना टिकट देते हुए बोली, नो, नॉट एट ऑल सर। ये बात शांतनु को चौंकाने पर मजबूर कर गई थी। तभी टीटी ने अपनी जेब से एक पेपर और पेन निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस लैला, ऑटोग्राफ प्लीज। मैंने आपके सारे आइटम नंबर्स देखे हैं एंड आई विश कि आपकी ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो। लैला ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, श्योर, थैंक यू। लैला का ऑटोग्राफ लेने के बाद टीटी ने शांतनु की तरफ देखा और उसका टिकट चेक किए बगैर ही वापस चला गया। उसके जाने के बाद लैला और शांतनु अपनी सीट पर आ बैठे थे, लेकिन अब लैला की बजाय शांतनु कुछ बेचैन सा लगने लगा था। लैला ने अपने पास रखे एक थैले से एक सेब निकाला और शांतनु की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मेजर शांतनु, एप्पल खाएंगे? शांतनु के चेहरे पर एक स्माइल सी बिखर गई। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, हमें यह सिखाया गया है कि ट्रेन में अजनबियों के हाथ से कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेते। ये सुनना था कि लैला ने एक हल्का सा ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा, मगर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अजनबियों के साथ फ्लर्ट करना नहीं चाहिए, ये किसी ने नहीं सिखाया। लैला के मुंह से ये बात सुनते ही शांतनु ने हंसते हुए अपने गॉगल्स हटाए और फिर चेहरे पर लगी फ्रेंच कट बियर्ड भी हटाते हुए कहा, तो तुमने पहचान लिया मुझे? लैला उसे गौर से देखते हुए बोली, तो आपको क्या लगा कि आप मेरी नजरों से ज्यादा देर तक छुपे रह सकते हैं? मेजर शांतनु और कोई नहीं बल्कि कबीर ही था। तुमने मुझे पहचाना कैसे? ये सवाल सुनते ही लैला ने अपनी नजरें झुका ली थी। वो कबीर को कैसे बताती कि उसकी छुअन तो बहुत बड़ी चीज थी। वो तो उसे उसकी खुशबू तक से ही पहचान चुकी थी। वो पल जब कबीर ने उसे लड़खड़ाती हुई हालत में संभाला था, लैला को तभी समझ में आ गया था कि ये कबीर है। कबीर ने उसी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मैंने सोचा था तुम्हें शिमला तक तंग करते हुए जाऊंगा, मगर तुमने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। लैला के होठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी, लेकिन तभी वो कुछ चौंकते हुए बोली, लेकिन आप तो प्लेन से जाने वाले थे ना? कबीर ने धीरे से पलके झपकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन फिर लगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही जाना चाहिए। तुम मेरे साथ प्लेन में नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ट्रेन में आ सकता था ना। और फिर इसीलिए मेजर शांतनु को बीच में लाना पड़ गया था, क्योंकि कबीर कपूर अपने असली रूप में यूं रेलवे में सफर करने का हक खो चुका है। पर उस टीटी ने आपसे टिकट तक नहीं मांगा। मैं तो सोच रही थी कि अब आप पकड़ाने वाले हो। तब कबीर ने बताया, वो इसलिए क्योंकि 3 कूपे पहले अश्विन ने टीटी को मेरी टिकट्स दिखाकर सब समझा दिया था। लैला ने इम्प्रेस होते हुए कहा, तो पूरी तैयारियों के साथ आए थे आप। फिर कुछ देर खामोशी के बाद लैला ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबीर सर। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ मेरे साथ सफर करने के पीछे क्या वजह थी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी मुस्कुराहट लिए उसे निहारता जा रहा था। अरुण के कुछ दिन तो यूं ही बीत चुके थे। आंचल ने उसे किसी तरह मना कर आज शाम नरेन के साथ मिलने पर राजी कर लिया था। तीनों काफी दिनों बाद एक बार रेस्टोरेंट में मिल रहे थे। अरुण और आंचल ने नरेन के आते ही बियर ऑर्डर की। फिर नरेन ने सीरियस लहजे में कहा, कैसा है भाई? अरुण अब भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा महसूस हो रहा था। उसने सपाट लहजे में अच्छा हूं कहकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया था। आंचल ही उन दोनों के बीच कुछ कुछ बोलने लगी थी। तभी वहां बैठे लोगों में से किसी की नजर अरुण पर पड़ी। उनमें से एक ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, गाइस, उधर देखो, भानु, रतन और परी। उसने उन तीनों का स्क्रीन नेम लेते हुए कहा, बस फिर क्या था,
वहां मौजूद ज्यादातर यंगस्टर्स उन तीनों को घेरने लगे थे। ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज का एक शोर सा मच गया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या था, तीनों इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उन सबको एक एक करके ऑटोग्राफ दे ही दिया। तब रेस्टोरेंट का मैनेजर उनके पास आकर बोला, सर आप लोग वीआईपी सेक्शन में आकर बैठ सकते हैं, वहां आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। उन तीनों को ही ये बात पसंद आई, क्योंकि वैसे भी वो लोग अपना टाइम एंजॉय करने आए थे। उन्होंने हामी भरकर मैनेजर के पीछे चलते हुए एक लाउंज में कदम रखा। ये जगह वाकई अच्छी थी। इतने में एक वेटर उनके ऑर्डर्स भी वहीं सर्व कर गया था। तब नरेन ने गौर से अरुण का चेहरा देखा। जहां अभी थोड़ी देर पहले कुछ परेशानी सी छलक रही थी, वहीं अब मुस्कुराहटों ने जगह ले ली थी। नरेन को लगा यही सही मौका है, इसीलिए उसने बात छेड़ी। देखा अरुण, ये पहचान, ये सेलिब्रिटीज वाली फीलिंग्स सब हमारे सीरियल प्यार की कश्ती में की देन है, और इसका सारा का सारा क्रेडिट माया मैम को जाता है। लेकिन अरुण ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं भाई, इसका क्रेडिट मुझे और सिर्फ मुझे जाता है। ये मेरी परफॉर्मेंस है जिसके बूते पर माया का सीरियल हिट हो रहा है। तब नरेन ने कहा, मानता हूं भाई, लेकिन ये तेरा पहला सीरियल है। तुझे हमारा स्ट्रगल याद है ना? घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते थे हम, तब जाके रोल मिला है हमें। और तू है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपनी जिद की वजह से मिस किए जा रहा है। तब अरुण ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, देख भाई, मुझे याद है अच्छे से, कुछ भी नहीं भूला मैं। लेकिन उस माया कपूर को भी इस बात का एहसास होना चाहिए ना कि उसने गलत लहजे में बात की। तुम दोनों देखना कि हफ्ते भर में ही जब लीड रोल के ना होने की वजह से टीआरपी गिरने लगेगी ना, तब भाग कर आएगी वो मेरे पास। नरेन ने फिर और कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, जबकि उसे अच्छे से पता था कि ये नरेन का कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। इधर ट्रेन में लैला और कबीर आमने सामने बैठे हुए थे, अपनी अपनी किताबों में नजरें दिए पढ़ने में मग्न थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर ने आ जाओ कहा तो दरवाजे पर अश्विन नजर आया, और उसके साथ एक पैंट्री कार का एक वेटर भी था, जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वेटर ने खाना बीच में बनी स्टैंड पर रखा और फिर एकदम से अपने पॉकेट से पेन और पेपर निकालकर लैला की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैम प्लीज हमारी पत्नी के लिए एक मैसेज लिख दीजिए। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपके पहले गाने से ही इंस्पायर होकर उसने डांस क्लास ज्वाइन की है। उसे बहुत अच्छा लगेगा मैम। मैं उसे आपका ऑटोग्राफ दूंगा ना तो वो बेहद खुश हो जाएगी। जी जरूर, कहकर लैला ने उसके बढ़ाए हुए पेपर पर ऑटोग्राफ दिया और फिर बोली, उनको मेरी तरफ से आप धन्यवाद कहना। वो चला गया तो लैला ने कबीर की तरफ देखा। कबीर अपनी किताब में इस तरह मुंह घुसाए हुए था जैसे कि उसने उस वेटर और लैला की एक भी बात सुनी ही ना हो। तब लैला ने ही बात छेड़ते हुए कहा, आइए ना खाना खाते हैं। तब कबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए कहा, ये वाला चैप्टर खत्म कर लूं तो खाता हूं, तुम खाओ ना। लेकिन लैला को यूं कबीर के सामने होते हुए अकेले खाना अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर न जाने क्यों उसे वेटर का यूं उससे ऑटोग्राफ लेना और कबीर की तरफ पलटकर ना देखना भी शर्मिंदा कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी नजर में खुद ही चोर बन गई हो। कुछ ही देर में कबीर ने अपनी बुक बंद करते हुए कहा, अरे तुमने शुरू क्यों नहीं किया? लैला ने कुछ उदास भरे लहजे में कहा, हमेशा तो अकेले ही खाती हूँ, सोचा आज जब आप साथ हैं तो फिर अकेले क्यों खाया जाए। ये सुनते ही कबीर ने अपने ब्रीफकेस से वेट टिश्यू निकाला और अपने हाथ पहुंचते हुए कहा, ये भी सही। कहकर वो उठा और लैला की सीट पर बैठते हुए बोला, तो आओ, आज इस डिनर को मैं तुम्हारे लिए यादगार बना देता हूं। लैला उसके यूं अपने इतने पास बैठने से कुछ घबरा सी गई। उसे कबीर से ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी, और उस पर जब उसने ये यादगार बनाने वाली बात कही तो लैला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तब तक उधर कबीर ने एक प्लेट उठाकर उसके ऊपर ढका प्लास्टिक कवर हटाया।
लैला ने वहीं पर रखा हुआ स्पून उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। लेकिन कबीर ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं हाथ से ही खाऊंगा। कहकर उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे सब्जी में डुबोकर लैला के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, यादगार डिनर। लैला ये देखकर सन्न रह गई। हर बार कबीर उसके मन में उपजी नेगेटिविटी को गलत साबित कर देता था, और आज तो जैसे उसने न जाने लैला के मन का कौन सा तार छेड़ दिया था। उसकी आंखें डबडबा सी गईं। जिंदगी से और क्या ही चाहा था उसने, लेकिन उसे मिला क्या? विरासत में बापू का कर्जा, जिसे उसने नंदराय जैसे जालिम आदमी को खुद को सौंप कर चुकाया था। और नंदराय सोने के महल में रखकर उसने चांदी का निवाला तो जरूर खिलाया था, लेकिन उसकी कितनी बड़ी कीमत वसूलता था वो, ये लैला का दिल ही जानता था। और यहां कबीर कपूर का साथ जैसे उसकी जिंदगी की सारी कमी पूरी करने को मौजूद था। हालांकि कबीर सर भी तो उम्र में नंद जी से कुछ ही छोटे होंगे, बावजूद इसके मैं नंद जी से कितनी नफरत करती हूँ, जबकि कबीर सर वो तो जैसे पहली मुलाकात में ही देवता से लगने लगे थे। अभी वो मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी कबीर ने उसे टोकते हुए कहा, अब खा भी लो, बाकी के सपने सोते वक्त देख लेना। वो जैसे ख्यालों से जागी। उसने अपनी डबडबाई आंखों को धीमे से पहुंचते हुए कबीर के हाथों में थमा निवाला लिया और बोली, थैंक यू सो मच सर। तब कबीर ने कुछ ही पलों बाद दूसरा निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जल्दी जल्दी खाओ, मुझे भी भूख लगी है। तब लैला ने एक बार फिर अपना मुंह खोला और इतने में झटके से दरवाजा खुला। कबीर के हाथ में थमा निवाला अब भी लैला के मुंह से आधा बाहर ही था, लेकिन तब तक आने वाले की नजर दोनों को उस पॉस्चर में देख चुकी थी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।